संथाल जनजाति, जो भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है, वो अपनी एक बहुत ही अनोखी और सदियों पुरानी शासन व्यवस्था के लिए जानी जाती है। इसका नाम है मांझी परगना शासन व्यवस्था। चलिए, आज इसी व्यवस्था की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है। तो देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये व्यवस्था है क्या और इसकी जड़ें कहाँ से आई हैं। फिर संथाल समुदाय के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। इसके बाद हम शासन के पूरे ढांचे को देखेंगे। इसमें कौन कौन से अधिकारी हैं और उनकी क्या भूमिका है, ये समझेंगे। उनके खास कर्तव्यों को परखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस व्यवस्था में न्याय और सजा का क्या सिस्टम है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, व्यवस्था का परिचय। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस पारंपरिक शासन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से और इसे कानूनी तौर पर मान्यता कैसे मिली। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मांझी परगना व्यवस्था है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये संथाल जनजाति की अपनी सरकार चलाने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। साल 1856 के यूल रूल्स के तहत इस व्यवस्था को एक लीगल स्टेटस दिया गया था। अब इस व्यवस्था की जड़ें भी ना काफी दिलचस्प हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि संथाल समुदाय बंगाल के मानभूम इलाके से आकर आज के झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बस गया। उस वक्त वहां सौरिया पहाड़िया जनजाति रहा करती थी और संथालों ने शासन का ये जो मॉडल है, ये उन्हीं से अपनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये व्यवस्था सांस्कृतिक लेन देन का एक बेहतरीन नतीजा है। अब देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था को समझना हो तो उसके लोगों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, संथाल लोग। इसमें हम झारखंड की इस सबसे बड़ी जनजाति की संस्कृति और उनकी विशेषताओं को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो पहली बात, संथाल जनजाति जनसंख्या के हिसाब से देखें तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। लुगु बुरु को संथाल समुदाय का संस्थापक पिता माना जाता है। और अगर कला और कौशल की बात करें तो संथाल लोग चित्रकला, बुनाई और खेती-बाड़ी में बहुत माहिर माने जाते हैं, जो कि उनकी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से राजमहल की पहाड़ियों में उनका जो बसाव क्षेत्र था, उसे दामिन एक कोह कहा जाता था। और हाँ, अगर संथालों के इतिहास को और भी गहराई से जानने में दिलचस्पी हो तो डी बरका किस्कू की लिखी किताब संथाल एंड देयर एंसेस्टर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आइए अब संथाल समुदाय की कुछ मुख्य मानवशास्त्रीय और सांस्कृतिक पहचानों पर एक नज़र डालते हैं। प्रजाति के तौर पर उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में रखा जाता है। उनका मुख्य निवास स्थान है संथाल परगना। उनकी जो भाषा है संथाली, उसे 2003 के 92वें संविधान संशोधन के जरिए 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी अपनी एक लिपि भी है जिसे ओल्ड चिकी कहते हैं और उनके युवा गृह को घोटुल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इन सांस्कृतिक पहलुओं से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि इनकी प्रशासनिक संरचना आखिर है कैसी। तो हमारा तीसरा खंड है शासन का पदानुक्रम, मतलब मांझी परगना व्यवस्था की वो 4 स्तरीय बनावट। आप इस पूरे सिस्टम को एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, जिसकी नींव गांव से शुरू होती है। सबसे निचले लेवल पर हर गांव का एक प्रमुख होता है, जिसे मांझी कहते हैं। फिर जब 5 से 8 मांझी एक साथ आते हैं तो उनके ऊपर होता है देश मांझी। इसके भी ऊपर का स्तर है परगनेत, जो 15 से 20 गांव वाले एक परगना का हेड होता है। और इस पूरी संरचना के शिखर पर डिशुम परगनेत का पद है, जिसका अधिकार क्षेत्र परगनेत से भी बड़ा होता है। तो अब इस ढांचे को चलाने वाले अधिकारियों और उनकी भूमिकाओं को समझते हैं। हमारा चौथा खंड है प्रशासनिक अधिकारी और उनकी भूमिकाएं। आइए देखते हैं कि इस व्यवस्था को कौन-कौन लोग चलाते हैं और उनके काम असल में हैं क्या। तो जैसा हमने देखा, गांव के लेवल पर सबसे अहम अधिकारी है मांझी। गांव के झगड़ों को सुलझाने से लेकर शादी ब्याह की इजाजत देने तक की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लेकिन हाँ, लगान वसूलना या हत्या जैसे गंभीर मामले इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। वहीं जो देश मांझी हैं, उनका काम परगनैत के सहायक के तौर पर होता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवस्था में जो अधिकारी होते हैं, उनका चुनाव मार्क्सिम त्योहार के दौरान होता है। ये चीज़ दिखाती है कि कैसे इनकी प्रशासनिक प्रक्रिया इनकी संस्कृति के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।
अब जो मुख्य नेता हैं उनकी मदद के लिए भी कई अधिकारी होते हैं जिनके काम बहुत साफ साफ बटे हुए हैं। जैसे कि प्रमाणिक, जो उप मांझी होते हैं और मांझी की गैर मौजूदगी में काम संभालते हैं। जोग मांझी मांझी के सहायक के रूप में काम करते हैं। फिर आते हैं जोग प्रमाणिक, जो जोग मांझी के सहायक होते हैं। और गोडैत, जो मांझी के सचिव की भूमिका निभाते हैं और गांव तक सारी सूचनाएं पहुंचाते हैं। इस प्रशासन में धार्मिक और सुरक्षा से जुड़ी भूमिकाएं भी शामिल हैं। नायके गांव के धार्मिक प्रमुख होते हैं। कुदुम नायके उनके सहायक या कह लीजिए उप प्रमुख होते हैं। लासेर टांगवाय गांव के प्रहरी की तरह काम करते हैं, जिनका काम बाहरी हमलों से गांव की रक्षा करना है। और चौकीदार का काम होता है मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करना। तो चलिए अब इन अधिकारियों के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। खंड 5 प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारियां। यहाँ हम प्रशासन के कुछ खास कामों की गहराई में उतरेंगे। अब इस स्लाइड में जोग मांझी की भूमिका वाकई में बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ एक सहायक नहीं है, बल्कि समाज के एक नैतिक प्रहरी की तरह है। शादी ब्याह से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना हो या लोगों के आचरण पर नजर रखना हो, ये सब उनका काम है। जन्म और विवाह से जुड़े मामलों में तो उनकी सलाह बहुत अहमियत रखती है। उनकी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। अगर कोई लड़की बिना शादी के गर्भवती हो जाती है तो सबसे पहली जांच जोग मांझी ही करते हैं, और अगर बच्चे के पिता का पता नहीं चलता तो उस बच्चे को जोग मांझी का गोत्र दिया जाता है। और ये स्लाइड देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाती है कि काम का बंटवारा कितना सटीक है। गोडैत ग्राम सभा और त्योहारों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी इनकी है। नायके धार्मिक मामलों से जुड़े अपराधों पर फैसला देते हैं, यानी वो एक तरह के धार्मिक जज हैं। और कुदुम नायके गांव के बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ का काम देखते हैं। अच्छा, इस पूरी व्यवस्था को ठीक से समझने के लिए इन 4 शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। पहला है भगदो प्रजा। ये गांव के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों की एक सभा होती है जो किसी भी मामले पर सलाह मशवरा करती है। दूसरा है लोबिर सेंद्रा। इसे इस व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायिक संस्था माना जाता है। तीसरा है सेंद्रा बेंसी, जो एक शिकार परिषद है। और चौथा है बितलाहा, जो एक तरह की सजा है जिसका सीधा मतलब है सामाजिक बहिष्कार। और अब आते हैं हम अपने आखिरी खंड पर, न्याय और दंड। देखिए, कोई भी शासन व्यवस्था अपने नियमों को कैसे लागू करती है और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाए रखती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इस सिस्टम में मुख्य रूप से 2 तरह की सजा का जिक्र मिलता है। पहली है बितलाहा, जो यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला एक गंभीर सामाजिक बहिष्कार है, और इस सजा को देने का अधिकार सिर्फ परगनैत के पास होता है। दूसरी सजा है करेला दंड, जो एक तरह का आर्थिक जुर्माना है। इसमें अपराधी पर 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो मांझी परगना जैसी एक इतनी विस्तृत, समुदाय पर आधारित और सदियों पुरानी व्यवस्था को समझने के बाद एक सवाल सोचना तो लाजमी है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ऐसी पारंपरिक प्रणालियां अपनी संस्कृति को बचाते हुए नई चुनौतियों का सामना कैसे कर सकती हैं।